सभी छात्रगणों को सुप्रभात। मैं एक्सेस इंस्टीट्यूट की तरफ से वहाँ के संस्कृत की अध्यापिका हूँ और आज हम 30 तारीख को हुए संस्कृत के पेपर का समाधान करने जा रहे हैं, तो सभी ध्यान दें। माध्यमिक परीक्षा 2024 तृतीय भाषा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म। राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था देवलाख्य ग्रामे, देवलाख्य नामक गांव में। क्वेश्चन नंबर 2, प्रजा सुखे कस्य सुखम। प्रजा के सुख में किसका सुख होता है? राज्य, राजा का। प्रजा जब सुखी होती है तभी राजा सुखी होता है। क्वेश्चन नंबर 3, पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति। पिता अपने पुत्र के लिए बचपन में क्या देता है? विद्याधनम। क्वेश्चन नंबर 4, कस्य उपशमनस्य स्थिरो उपाय न अस्ति। किसके शांति का, उपशमनस्य यानी शांति का कोई स्थिर उपाय नहीं है? भूकंपस्य। अब देखो इसमें बच्चों एक मिसप्रिंट आई हुई है, यहाँ पे वाष्पयान माला, लेकिन गलती से वाष्प छप गया है। वाष्पयान माला किम वितरंती संधावती। वाष्पयान माला यानी रेलगाड़ी क्या बांटते हुए या क्या करते हुए दौड़ती है? ध्वानम। ध्वानम का अर्थ होता है ध्वनि, आवाज। ध्वानम यानी ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 6, सर्व कार्येषु सर्वदा का बलवती भवती। सभी कार्यों में हमेशा कौन बलशाली यानी शक्तिशाली होती है? आंसर नंबर स, बुद्धि। बुद्धि हमेशा सभी कार्यों में बलशाली होती है। क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है। 7, पशुपतिश्च चलती इति अस्य पदस्य संधि विच्छेदो अस्ति। पशुपति चलती इस पद का, इस शब्द का संधि विच्छेद है। इसका सही संधि विच्छेद है ब। पशुपतिश्च चलती। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, पंडितः प्लस जनः इति अस्य संधि पदम अस्ति। पंडितः प्लस जनः इस पद का सही संधि है पंडितो जनः। पंडितो जनः। क्वेश्चन नंबर 9, जसत्व संधि उदाहरणम अस्ति। जसत्व संधि का उदाहरण है ब, सम्यक उक्तम। क्वेश्चन नंबर 10, सत्व संधि उदाहरणम अस्ति। सत्व संधि का उदाहरण है अ, नमस्ते। क्वेश्चन नंबर 11, राम लक्ष्मणौ इति अस्य पदस्य समास विग्रह अस्ति। राम लक्ष्मणौ पद का समास विग्रह है स, रामः च लक्ष्मणः च। क्वेश्चन नंबर 12, कर्मधारय समासस्य उदाहरणम अस्ति। कर्मधारय समास का उदाहरण है नीलकमलम। क्वेश्चन नंबर 13, नीलकंठ इत्यत्र कः समास। नीलकंठ यहाँ पर कौन सा समास है?
बहुव्रीहि। उत्थाप्यतुम, क्वेश्चन नंबर 14, उत्थाप्यतुम इत्यत्र पदे का उपसर्ग। उत्थाप्यतुम इस शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उद। दुर्बलम, क्वेश्चन नंबर 15, दुर्बलम इत्यत्र उपसर्ग शब्दम च पृथक कृत्वा लिखत। दुर्बलम में उपसर्ग और शब्द को अलग करके, पृथक करके लिखना है। तो दूर प्लस बलम, दूर प्लस बलम। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, निर्देशानुसार, जैसा ब्रैकेट में निर्देश दिया गया है उसके अनुसार रिक्त स्थानानि पूर्यति, खाली स्थान को पूरा भरना है। सा डैश 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 गीतम गायती। कुमार शब्द में गीप प्रत्यय जोड़ने से बनता है कुमारी। सेकंड, डैश 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 संसारे पूज्यते। गुण शब्द में मतु प्रत्यय जोड़ने से बनेगा गुणवान। थर्ड, लोकहितम मम डैश डैश डैश, क्री धातु में अन्यर प्रत्यय जोड़ने से बनेगा करणीयम। नंबर 4, डैश 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 नाम किम, युष्मद शब्द रूप जो सर्वनाम शब्द है उसकी षष्ठी विभक्ति का एक वचन। तो युष्मद शब्द की षष्ठी विभक्ति होती है तव युवयो युष्माकम। तो हमें एक वचन लिखना है तो आ जाएगा तव। स्वस्ति, 5वें नंबर में डैश 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 स्वस्ति। तो स्वस्ति का अर्थ होता है कल्याण होए। छात्र शब्द जो अकारांत पुल्लिंग है उसकी चतुर्थी विभक्ति का एक वचन बताना है। तो संपूर्ण चतुर्थी विभक्ति राम की तरह चलेगी, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य। तो वैसे ही छात्राय, छात्राभ्याम, छात्रेभ्य। हमें एक वचन करना है तो यहाँ हो जाएगा छात्राय। 6 नंबर, सह कंदुकेन डैश 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 क्रीड धातु। क्रीड धातु का अर्थ होता है खेलना, उसका लट लकार चलाएंगे, क्रीडती, क्रीडता, क्रीडंती। चूंकि स है, एक वचन है, तो स के हिसाब से आ जाएगा क्रीडती। स्वह कल, अहम मैं, कार्य यानी कार्य को, डैश डैश, क्री धातु का अर्थ होता है करना, उसका लृट लकार यानी भविष्य काल। अब भविष्य काल हम करेंगे तो उसमें 9 शब्द आते हैं, करिष्यति, करिष्यत, करिष्यन्ति, करिष्यसि, करिष्यथ, करिष्यत, करिष्यामि, करिष्याव, करिष्याम। लेकिन अहम कर्ता के हिसाब से अगर हम क्रिया करेंगे तो अहम टेबल में आती है 7 नंबर पे, तो इसलिए आंसर हो जाएगा करिष्यामि। फिर आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। 3rd नंबर क्वेश्चन है, उसमें अधोलिखित अपठित गद्यांशम पठित्वा, नीचे लिखे गए अपठित गद्यांश को पढ़कर एतद आधारित, इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर यथा निर्देश लिखित, जैसा निर्देश दिया गया है वैसा आपको आंसर देना है। समाजे नियमानां पालनम अनुशासनम भवति, समाज में नियमों का पालन करना अनुशासन होता है। जीवने अनुशासनस्य विशेषम महत्वम भवति, जीवन में अनुशासन का विशेष महत्व होता है। प्रत्येक अस्मिन् पदे अनुशासनम आवश्यक भवति, प्रत्येक पद पर यानी स्थान पर, हर किसी स्थान पर अनुशासन जरूरी होता है। अनुशासनम बिना किमपि कार्यम सफलम न भवति, अनुशासन के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। छात्रेभ्यः अनुशासनम व्यवस्थाए परम आवश्यक अस्ति,
छात्रों के लिए अनुशासन की और अनुशासन की व्यवस्था की बहुत आवश्यकता है। अनुशासित जन सर्वेभ्य प्रिय भवति। अनुशासित जो व्यक्ति होता है वो सभी का प्यारा होता है। सामाजिक व्यवस्थाएं अनुशासनम अत्यंत आवश्यकम अस्ति। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। यस्मिन् समाजे अनुशासनम न भवति। जिस समाज में अनुशासन नहीं होता तत्र सदैव कलह भवति। उस समाज में हमेशा झगड़ा होता है। नरः पूर्णतया अनुशासनम पालयति सः स्वजीवने सदा सफल भवति। जो व्यक्ति पूर्ण रूप से अनुशासन का पालन करता है वो अपने जीवन में सफल होता है। बच्चों एक लाइन यहाँ से रह गई थी। शिक्षकस्य अनुशासने छात्रा निरंतर उन्नति पथे गच्छन्ति। शिक्षक के अनुशासन में रहने वाले विद्यार्थी हमेशा उन्नति के मार्ग पर जाते हैं। प्रकृतिरपि ईश्वरीय अनुशासने तिष्ठति। यहाँ तक प्रकृति भी भगवान के अनुशासन में रहती है। तो ये अपठित गद्यांश था। अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अति लघुत्रात्मक प्रश्न, एक पद में उत्तर देना है। जीवने कस्य विशेषम महत्वम अस्ति। जीवन में किसका विशेष महत्व होता है? तो कस्य अनुशासनस्य। जीवन में किसका विशेष महत्व होता है? अनुशासन का। शिक्षकस्य अनुशासने के उन्नति पथे गच्छन्ति। शिक्षक के अनुशासन में कौन उन्नति के यानी प्रोग्रेस विकास के रास्ते पर जाते हैं? तो यहाँ आ जाएगा छात्राः, सभी विद्यार्थी। तो चलो इसका लिख देते हैं। इसका हो जाएगा अनुशासनस्य। दूसरे का आंसर हो जाएगा छात्राः। कीदृश जनः सर्वेभ्य प्रिय भवति। कैसा व्यक्ति सभी लोगों का क्या होता है? प्रिय होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुशासित जनः। इसका एक वदेन का अंतिम है प्रकृति अपि कस्य अनुशासने तिष्ठति। प्रकृति भी किसके अनुशासन में रहती है? तो ईश्वरस्य। किसके अनुशासन में? ईश्वरस्य। अब पूर्ण वाक्य उत्तर, तो पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। अनुशासनम किम भवति। समाजे नियमानां पालनम अनुशासनम भवति। समाज में नियमों का पालन करना अनुशासन होता है। किमर्थम अनुशासनस्य अत्यंत आवश्यकम अस्ति। किस लिए अनुशासन बहुत जरूरी होता है? छात्रेभ्य अनुशासनम अत्यंत आवश्यकम अस्ति। सामाजिक व्यवस्था के लिए अनुशासन अत्यंत आवश्यक होता है। क सदा सफल भवति। कौन हमेशा सफल होता है? यह नर पूर्णतया अनुशासनम पालयति स स्वजीवने सदा सफल भवति। आगे देखेंगे। अस्य गद्यांशस्य समुचित शीर्षकम लिखत। जीवने अनुशासनस्य महत्वम। आगे देखते हैं। भाषिक कार्यम, व्याकरणिक कार्य।
अनुशासनस्य विशेषम महत्वम भवति, अनुशासन का विशेष महत्व होता है। इत्यत्र यहाँ पर कर्ता पद क्या है? इस वाक्य में कर्ता पद है महत्वम। अनुशासनम आवश्यक भवति, अनुशासन जरूरी होता है। यहाँ पर विशेष्य पद क्या है? यहाँ पर विशेष्य पद है अनुशासन। अप्रिय इति पश्य विलोम पदम, अप्रिय का विलोम पद हो गया प्रिय। तत्र वहां सदैव कलह भवति, वहां हमेशा कलह होता है। जिस समाज में अनुशासन नहीं होता है वहां हमेशा कलह होता है। तो यहाँ पर क्रियापद है भवति। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब, तीसरे का ब पार्ट। अधोलिखितो संख्यावाची शब्दों संस्कृतेन लिखित, नीचे लिखे गए संख्यावाचक शब्दों को संस्कृत भाषा में लिखना है। 118, तो हम पीछे से शुरू करेंगे। 18 को कहते हैं अष्टादश, अष्टादश। और अधिक है तो यहाँ संधि कर देंगे दीर्घ, अष्टादशाधिक। 18 अधिक है 100 में तो 100 को कहते हैं शतम। फिर दूसरा है 222, तो 22 को पीछे से करना शुरू करेंगे। 22 को कहते हैं द्वाविंशत्यधिक, विंशत्यधिक द्विशतम, द्विशतम। फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में खंड ब शुरू हो चुका है। इसमें आपको जो रेखांकित पद है उसमें विभक्ति बतानी है और उसका कारण भी बताना है। तो विद्यालयम निक्षा देवालय अस्ति, विद्यालय के समीप या पास में मंदिर है। तो अंडरलाइन रेखांकित है विद्यालय में, तो विद्यालय में विभक्ति होगी यहाँ पे द्वितीया, विभक्ति होगी द्वितीया। और उसका कारण होगा निक्षा शब्द योगे, कारण उसका हो जाएगा निक्षा शब्द योगे, निक्षा शब्द योगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, इसमें हमें अशुद्धि खुद को ही ढूंढनी है और उस अशुद्धि को शुद्ध करना है। लिखा हुआ है वाक्य रामम नमः, राम को नमस्कार। वाक्य संशोधित यानी वाक्य को शुद्ध करना है। तो जहां पे नमः आ जाता है, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, जबकि हमें यहाँ द्वितीय दे रखा है, तो इसका शुद्ध रूप होगा रामाय नमः, रामाय नमः। क्वेश्चन नंबर 6, सुराधिप यानी सुरों के देवताओं के जो अधिप स्वामी हैं वो है इंद्र। इंद्र ने ताम यानी उसको अपृच्छत यानी पूछा। तो रेखांकित जो शब्द है उसकी जगह हमें प्रश्न निर्माण करना है। चूंकि पुल्लिंग का है और एक वचन का है तो इसमें प्रश्न निर्माण में आ जाएगा कह। क्वेश्चन नंबर 7, सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमंती, सभी पशु है प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। रेखांकित पद में प्रश्न निर्माण करना है। तो प्रकृति मातरम, प्रकृति और मातरम माता शब्द ये स्त्रीलिंग का है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा काम, प्रश्न निर्माण में आ जाएगा काम। पुल्लिंग होता तो आता कम, स्त्रीलिंग है तो आ गया काम। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अधोलिखित श्लोक हिंदी भाषायां सप्रसंग भावार्थ लिखित, नीचे लिखे गए श्लोक का हिंदी भाषा में प्रसंग के साथ भावार्थ लिखे। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, उदय सविता रक्तो रक्तश्च अस्तमये तथा। तो इसका प्रसंग ये होता है कि प्रस्तुत पद्यांश
हमारी संस्कृत भाषा की पाठ्य पुस्तक सेमुची के लेसन सुभाषितानी यानी पाठ सुभाषित से लिया गया है। इसमें सूर्य देव का उदाहरण देते हुए महान पुरुष के विषय में बताया गया है कि वह हर परिस्थिति में एक जैसे व्यवहार वाला रहता है। अब है भावार्थ। संपत्ति यानी सुख, च यानी और, विपत्ति यानी दुख, इन दोनों विपरीत परिस्थितियों में भी महान स्वभाव वाला जो महान पुरुष होता है वो एक जैसा स्वभाव रखता है। जिस तरह उदय होते समय सविता यानी सूर्य भगवान और अस्तश्चे और अस्त होते समय भी रक्त लालिमा युक्त रहते हैं, लाल वर्ण के रहते हैं, उसी तरह सज्जन व्यक्ति भी सुख और दुख दोनों विपरीत परिस्थितियों में एक जैसा व्यवहार रखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अधोलिखित श्लोकस्य अन्वय मंजूषात् पदानि चित्वा पूरित। प्रजा सुखे सुखम राज्य प्रजानां च हिते हितम न आत्मप्रिय हितम राज्य प्रजानां तु प्रियम हितम। अब देखो इसमें बच्चों एक मिसप्रिंट आई हुई है। यहाँ पे प्रजानाम 2 आ रहा है तो एक प्रजानाम तो लिख दिया और एक प्रजानाम आपको बढ़ना है, लेकिन यहाँ पे मंजूषा में 2 बार प्रजानाम दे दिया है। अब ये पेपर में मिसप्रिंट है तो यहाँ पर एक जगह आना चाहिए प्रजा सुखे, यहाँ प्रजा सुखे आना चाहिए था और यहाँ एक बार प्रजा नाम है तो यहाँ हो जाएगा फर्स्ट में हो जाएगा प्रजा सुखे यानी राजा का जो सुख है वो प्रजा के सुख में है। फिर सेकंड यहाँ पे जो सेकंड वाला है इसमें यहाँ आ जाएगा प्रजा नाम, प्रजा के हित में ही राजा का हित है। आत्म प्रियम राज्य थर्ड में आ जाएगा राज्य यानी राजा का खुद का कोई प्रिय और खुद का कोई हित नहीं होता है। प्रजा नाम प्रियम, प्रजा का प्रिय और हित ही राजा का हित होता है। तो यहाँ पे पेपर में ही मिस्टेक है, यहाँ पे प्रजा सुखे आना चाहिए, यहाँ प्रजा नाम 2 बार छप चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। स्वपाठ्य पुस्तकात श्लोक द्वयम लिखित यद अस्मिन् प्रश्न पत्रे न स्यात्। यानी कि जो इस प्रश्न पत्र में श्लोक आया है यदि आपने वो लिख दिया तो वो मान्य नहीं होगा। अपनी संस्कृत भाषा की पाठ्य पुस्तक सेमुची से आप कोई भी 2 श्लोक लिख सकते हैं, चाहे वो कोई से लेसन से हो। जैसे हम अभी बताएंगे सुभाषितानि लेसन में से आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरिस्तो महान रिपु न अस्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम न अवशीदति। एक तो हो गया ये श्लोक। उसके अलावा बच्चे जो भी जिसको याद है वो लिख सकता है, बाध्य नहीं, लेकिन मैं अपनी तरफ से एक श्लोक और बोलूंगी। एक श्लोक है मृगा मृगे संग अनुवर्जंती गावा गावा भी गोभी तुरंगा तुरंगे मूर्खा मूर्खे सुधा सुदेव्य समानशील व्यसनेषु सख्यम या मैत्रियम भवति। आगे बढ़ते हैं। जननी तुल्य वत्सला। देखो 11 नंबर क्वेश्चन है। जननी तुल्य वत्सला यानी माता है, उसका जो स्नेह होता है वो सबके लिए बराबर होता है, समान होता है। इस पाठ का सार आपको इसका सार हिंदी भाषा में लिखना है। तो इसकी शुरुआत हम ऐसे कहते हैं, वेद व्यास जी द्वारा रचित महाभारत के वन पर्व से ये लेसन हमारी पाठ्य पुस्तक में शामिल है। धीरे बोलूं। इस पाठ में यह बताया गया है कि एक किसान अपने 2 बैलों के साथ खेत की जुताई करता था। उन दोनों बैलों में से एक बैल शरीर से अत्यंत कमजोर होने के कारण खेत की जुताई करने में असमर्थ था। इस कारण से वह जुताई नहीं कर पा रहा था। तभी किसान उसके कंधों पर हल रखकर उससे जुताई कार्य करवाना चाहता था। तभी कमजोर होने के कारण वह बैल नीचे गिर पड़ा। उस बैल को उठाने का किसान ने बहुत बार प्रयास किया, लेकिन वह नहीं उठ पाया और वह उसको बार बार पीट रहा था। ऐसा देखकर सभी गायों की माता जो कामधेनु है, स्वर्ग से ये सारा दृश्य देख रही थी। तभी
उसकी आंखों से आंसू धारा बहने लगी। उसको रोता हुआ देखकर समीप में खड़े इंद्रदेव ने, जो कि वर्षा के देव है, उन्होंने उनसे पूछा कि हे कल्याणी, तू किस लिए रो रही है? तो उसने इंद्र के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि मैं अपने पुत्र को दुखी देखकर रो रही हूँ, क्योंकि मेरा जो पुत्र है कमजोरी के कारण गिर पड़ा है, और कमजोर है वह यह जानते हुए भी इंद्र उसको बहुत पीट रहा है, मार रहा है। इस कारण से मैं अपने पुत्र के दुख में दुखी हूँ। यह सुनकर जो इंद्र है उनका हृदय भी द्रवित हो गया, और उसने पहले क्वेश्चन किया कि तेरे तो हजारों पुत्र हैं, फिर इस पुत्र के प्रति तेरा इतना स्नेह क्यों है, इतना प्यार क्यों है? तो इसका जवाब देते हुए जो कामधेनु है, सुरभि है, उसने कहा हालांकि मेरे बहुत पुत्र है, लेकिन कमजोर पुत्र के प्रति माता का जो वात्सल्य है वो बहुत ज्यादा होता है। ऐसा सुरभि का उत्तर सुनकर इंद्र का हृदय भी द्रवित हो गया, दया से भर गया, और उसने मूसलाधार बारिश कर दी, सब जगह पानी ही पानी हो गया। और इस प्रकार यह देखकर किसान ने यह जब देखा कि अब समय नहीं है काम करने का, या अब काम खेत में नहीं किया जा सकता है, तो दोनों बैलों को लेकर घर की तरफ चला गया। और अंत में यह समझाया गया है कि माता का स्नेह अपने सभी संतान में बराबर होता है, लेकिन कमजोर पुत्र के प्रति माता की जो कृपा है, दया है, वह अधिक होती है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में पर्याय पदम, पर्याय पद का मिलान करना है आपको। कानने का अर्थ होता है जंगल में, तो वने यानी भी जंगल में। फिर हो जाएगा जम्बुक, जम्बुक कहते हैं सियार को, तो श्रृंगाल भी सियार को कहते हैं। फिर वेला, वेला का अर्थ होता है समय, तो वेला यानी समय, वेला का हो जाएगा समय। कानने यानी वने, जम्बुक यानी श्रृंगाल, और हिमकर यानी चंद्रमा। हिम को, रात्रि को बर्फ के समान कौन ठंडी बनाता है? चंद्रदेव, तो हिमकर का हो जाएगा चंद्र। फिर आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13। मंजूषा में दिए गए पदों द्वारा समुचित अव्यय की सहायता से वाक्य बढ़ना है। पहले हम मंजूषा के शब्दों का अर्थ देंगे। बही मतलब बाहर, जवेन का अर्थ होता है तेज गति से, स्नेह मतलब धीरे, एकत्र मतलब इकट्ठा करना। अश्वः डैश डैश धावती, अश्व जवेन धावती, घोड़ा तेज गति से दौड़ता है। अश्वः जवेन, जवेन मतलब तेज गति से, तो अश्व जवेन धावती। पिपीलिका, पिपीलिका कहते हैं चींटी को, चींटी है डैश 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 चलती, चींटी हमेशा स्नेह धीरे चलती है, तो इसमें आ जाएगा स्नेह। फिर नेक्स्ट है ग्रामात डैश डैश विद्यालय अस्ति। यहाँ पे पंचमी विभक्ति है, तो कारक के रूल के हिसाब से बही जहाँ आता है ना वहाँ पंचमी होती है, तो गांव से बाहर विद्यालय है, तो यहाँ पे आ जाएगा बही। गांव से बाहर क्या है? विद्यालय। ये हो गए अपने यहाँ तक। फिर आगे बढ़ते हैं। अब खंड स शुरू हो गया है। खंड स में देखो ध्यान देंगे, 14 नंबर क्वेश्चन है अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा इतर आधारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देश लिखित। नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़कर इन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर इसी गद्यांश में से छांट के देने हैं। तो अब मैं इसका अनुवाद थोड़ा करवा देती हूँ ताकि आंसर ढूंढने में आसानी हो। यद्यपि देवो प्रकोप भूकंप नाम, हालांकि देव क्रोधित हो गया है, यही भूकंप का दूसरा नाम है। तस्य उपशमनस्य न कोपि स्थिर उपाय दृश्यते, और उस भूकंप के शांति का कोई भी स्थिर उपाय दिखाई नहीं देता है। प्रकृति समक्ष, प्रकृति के सामने आज भी विज्ञान के गर्वितो यानी घमंड से युक्त मानव वामन कल्प बोना ही है। चाहे कितनी प्रोग्रेस कर रहे, ईश्वर और प्रकृति के आगे मनुष्य बोना ही है। तथापि फिर भी भूकंप रहस्य क्या, भूकंप के रहस्य को जानने वाले कथ्यंती कहते हैं यत् कि बहुभूमिक भवना नाम, बहुमंजिला भवनों का निर्माण न करणीयम, नहीं करना चाहिए। तटबंधन निर्माय, तटबंध बनाकर यानी बांध बनाकर एक जगह पर बहुत अधिक मात्रा में नदी जल, नदी के पानी का संचयन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से असंतुलन होने से भूकंप संभवती यानी भूकंप होता है। वस्तुतः शांतानि एवं पंच तत्वानि, वास्तव में तो ये पांचों तत्व, पांच तत्व कौन से? धरती, क्षिति यानी धरती, जल यानी पानी, पावक, पावक का अर्थ होता है आग,
और समीर यानी हवा और गगन यानी आकाश। ये पांचों तत्व वास्तव में जब तक शांत रहते हैं तब तक ये भूतल यानी पृथ्वी के योग और क्षेम की कल्पना करते हैं, यानी योग और क्षेम को बनाए रखते हैं। योग का अर्थ होता है अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करना और क्षेम का अर्थ होता है प्राप्त वस्तु की रक्षा करना। अशांतानि खलु तानेव महाविनाशम उपस्थापयन्ति, लेकिन निश्चय ही वे सभी तत्व यानी ये पांचों तत्व अगर अशांत हो जाए तो महाविनाश का दृश्य उपस्थित कर देते हैं। अब देखो प्रश्न सॉल्व करेंगे। एक पद में शब्द में उत्तर देना है। किम नाम भूकंप, भूकंप किसका नाम है? देव प्रकोपो, देवता के प्रकोपित होने का नाम ही भूकंप है। ये हो गया इसका आंसर, देव प्रकोपो, देव प्रकोपो। फिर है कीदृश मानव वामन कल्प, किस तरह का मनुष्य बोना है? इसका आंसर हो जाएगा विज्ञान गर्वितो मानव, विज्ञान के घमंड से युक्त मनुष्य। फिर आगे बढ़ते हैं। अब आ गया सेकंड ख क्वेश्चन है, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। पंच तत्वानि कानि, पांच तत्व क्या है? तो पांच तत्व बताए थे। क्षिति, क्षिति का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी, क्षिति यानी पृथ्वी। क्षिति, जल, पावक, समीर और गगन। तो गगनानि, कानि, तो ये पंच तत्व है। फिर अगला क्वेश्चन है, भूकंप विशेषज्ञ किम कथयन्ति, भूकंप के विशेषज्ञ यानी भूकंप के विशेषज्ञ को जानने वाले या भूकंप के विषय में जानने वाले क्या कहते हैं? तो भूकंप के विषय में जानने वाले लोग यह कहते हैं कि बहु भूमिकानि, बहु भूमिकानि भूमिक भवन निर्माणानि न करणीय, नहीं करना चाहिए। ये इसका आंसर हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो यथा निर्देश, जैसा निर्देश बताया गया वैसे ही उत्तर लिखना है। अशांतानि महाविनाशम उपस्थापयन्ति, अशांत होने पर ये पांचों तत्व महाविनाश का दृश्य उपस्थित कर देते हैं। तो यहाँ पर कर्ता पद क्या है? कर्तृपदम, कर्ता पद, इसका कर्ता पद हो जाएगा अशांतानि महाविनाशम उपस्थापयन्ति, अशांतानि। फिर भूकंप संभवती, भूकंप संभव होता है, यहाँ पर क्रियापद है संभवती। चलो इसका अथवा वाला देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये आया हुआ है प्रकृति सुहाद्र शोभा, उस लेसन में से वनस्य दृश्यम समीपे एकाएव नदी बहती, वन का दृश्य, पास में एक नदी बह रही है, एक सिंह एक शेर सुखेन विश्राम्यति, सुख पूर्वक सो रहा है। तभी एक बंदर आगत्य आकर के तस्य, उसकी उस शेर की पूंछ को खींचता है, घुमाता है। क्रोधित शेर तम प्रहतुम इच्छति, उसको, उस वानर को मारना चाहता है, उस पर प्रहार करना चाहता है, परंतु वानरस्य क्रोधित्वा वृक्षमारूढ़, परंतु बंदर कूदकर पेड़ पर चढ़ गया। तदेव अन्यस्मात्, तभी अचानक दूसरे पेड़ से अपर वानर, कोई दूसरा बंदर शेर के कर्णम यानी कान को खींचकर पुनः फिर से वृक्षों ही आरोहति, फिर दूसरे पेड़ पर चढ़ जाता है। एवं इसी प्रकार वानरा, बहुत सारे बंदर बार बार सिंहम तुदंती, शेर को तंग करते हैं, परेशान करते हैं। विविधा पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशी दशा दृष्ट्वा हर्ष मिश्रितम कलरम कुर्वन्ति, बहुत सारे पक्षी भी शेर की ऐसी स्थिति को, दशा यानी स्थिति को देखकर हर्ष मिश्रित यानी प्रसन्नता से युक्त कलरव यानी आवाज करते हैं।
अब देखो प्रश्न सॉल्व करेंगे, एक पदेन यानी एक शब्द में आंसर देना है। क सुखेन विश्राम्यति, कौन सुख पूर्वक सो रहा था? एकः सिंह, इसका आंसर आ जाएगा एकः सिंह। सेकंड क्वेश्चन है वनस्य दृश्यम समीपे कहाँ बहती, वन का दृश्य और पास में कौन बह रही है? तो कौन बह रही है? एका नदी, एक नदी बह रही है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखेंगे। पूर्ण वाक्य उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। के सिंह तुदंती, कौन शेर को परेशान कर रहे थे? तो वानरा, वानरा यानी बंदर शेर को परेशान कर रहे थे। क पुच्छम दुनाती, कौन पूछ को खींचता है? तो यहाँ पे क एक वचन में, तो वानरः। आगे देखेंगे यदा निर्देशम उत्तरम लिखिता, जैसा निर्देश दिया गया उत्तर लिखना है। हर्ष मिश्रितम कलरम, दो शब्द है यहाँ पे, एक हर्ष मिश्रितम एक कलरम, तो यहाँ पे विशेषण बताना है, तो विशेष है हर्ष मिश्रितम। फिर अगला क्वेश्चन है वानरा वृक्षों ऊपरी आरोती, एक बंदर पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। यहाँ पर क्रियापद लिखिए, तो क्रियापद है आरोहति। हाँ, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अधोलिखित पद्यांशम, नीचे लिखे पद्यांश को पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर जैसा निर्देश दिया है वैसा लिखना है। पद्यांश है तो पहले पद्यांश का अर्थ देख लेते हैं। वायुमंडल भ्रंशम दूषितम, वायुमंडल यानी एनवायरमेंट अत्यधिक, भ्रंशम का अर्थ है अत्यधिक दूषित हो गया है, गंदा हो गया है। न ही निर्मलम जलम, कहीं भी शुद्ध, निर्मल, निर्मल का अर्थ होता है शुद्ध, शुद्ध पानी नहीं है। भक्ष्यम यानी खाद्य पदार्थ भी मिलावटी वस्तुओं से युक्त है, और धरातलम यानी धरती भी गंदी हो गई है। इसलिए हमें जगती यानी संसार को बही यानी बाहर से और अंत यानी अंदर दोनों से बहुत शुद्धिम करें, बहुत ज्यादा शुद्ध करना चाहिए। अब इसके प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। एक बदेन उत्तर में आ जाएगा किम भ्रंशम दूषितम, क्या अत्यधिक दूषित हो गया है? तो आंसर में आ जाएगा वायुमंडलम, वायुमंडलम। समलम किम, समलम मल युक्त यानी गंदा क्या हो गया है? तो आंसर हो जाएगा धरातलम, धरातल यानी धरती, धरातलम। चलो आगे की ओर बढ़ेंगे। पूर्ण वाक्य उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर। भक्ष्यम कीदृशम जातम, भक्ष्यम का अर्थ होता है खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ कैसा हो गया है? कुत्सित वस्तु मिश्रितम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम, मिलावटी वस्तुओं से युक्त। बहुत शुद्धिकरण कुत्र करणीयम, हमें बहुत ज्यादा शुद्धि कहाँ करनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा बहिर्अंतर जगती, संसार को अंदर और बाहर दोनों से। अब ग यथा निर्देश यानी भाषिक कार्य, व्याकरणात्मक क्वेश्चन है ये। निर्मलम जलम, यहाँ पर विशेष्य पद क्या है? तो विशेष्य पद है जलम। सेकंड क्वेश्चन बहुत शुद्धिकरणम करणीयम, हमें बहुत शुद्धिकरण यानी बहुत ज्यादा शुद्ध करना चाहिए। यहाँ पर क्रियापदम है करणीयम, क्रियापदम है करणीयम। फिर आगे बढ़ते हैं। इसके अथवा में दिया हुआ है सुभाषितानी वाले लेसन में से ये श्लोक दिया हुआ है, और फिर उसके नीचे प्रश्न है। उदीरितो अर्थो पशुनाम अपि ग्रहीते, हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता, अनुक्तम अपि ऊति पंडितो जन, परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धिया। अब एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे कि उदीरितो समझाए जाने पर, तो अर्थ यानी बात को, पशु, पशु यानी है का अर्थ होता है घोड़ा, और नागा यानी हाथी। तो बताई गई समझाई गई बात को तो घोड़े हाथी आदि पशु भी ग्रहण कर लेते हैं, और बोधिता समझाए जाने पर घोड़े और हाथी आदि जो पशु है वो भार वहंती यानी बोझा ढो लेते हैं। अनुक्तम अपनी होती पंडितों जनो, पंडित जन विद्वान व्यक्ति समझदार व्यक्ति है,
अनुक्तम, जो बात हमने कही नहीं है उस बात को भी ऊहति, ऊहति मतलब समझ लेता है, जान लेता है। क्यों? क्योंकि उन विद्वानों की जो बुद्धियां ही यानी क्योंकि विद्वानों की जो बुद्धियां होती है परंगित ज्ञान फला, संकेत से उत्पन्न ज्ञान रूपी फल वाली होती है, यानी समझदार को इशारा ही काफी है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे। एक पदेन उत्तरतः में देखेंगे, उदीरित अर्थ, समझाई गई बात को केन किसके द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पशुना अपि, पशुओं द्वारा भी। आगे देखेंगे, अनुक्तम अपि, न कही गई बात को कौन ऊहति यानी समझ लेता है? तो इसका आंसर आ जाएगा पंडित जनः। आगे देखेंगे, के बोधिता मेहनती, कौन कौन समझाए जाने पर भार उठा लेते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा हया नागा च। बुद्धिया कीदृशी भवन्ति? परंगित ज्ञान फला। अब यथा निर्देश उत्तरतः लिखता, पंडित जन, यहाँ पर पंडित एक शब्द है और जन एक शब्द है, यहाँ पर विशेषण शब्द होगा पंडितः। बोधिता वहन्ति, बोधिता यानी समझाए जाने पर वहन्ति यानी बोझा ढो लेते हैं, यहाँ पर क्रियापद है वहन्ति, क्रियापद है वहन्ति। चलो आगे चलेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 16, अधोलिखित नीचे लिखे गए नाट्यांश को पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर यथा निर्देश, जैसा पूछा जाए वैसे ही बताना है। यहाँ पर ये वाला जो पाठ है वो शिशु लालनम वाले पाठ में से लिया गया है। इसमें विदूषक और लव कुश और राम की आपस में बातचीत चलती है। तो विदूषक कहता है, वो जब राजभवन में जाते हैं राजा राम से मिलने के लिए, तो विदूषक उसे कहते हैं इत इत आर्य, हे आर्यो आप इधर आइए, इधर आइए। तो कुश और लव दोनों रामम उपसृत्य, राम के पास पहुंचकर च प्रणम्य, और राम को प्रणाम करके कहते हैं अपि कुशलम महाराज शिष्य, क्या महाराज आप कुशल हैं? तो राम कहता है युष्मत दर्शनात् कुशलम एव, तुम्हारे दर्शन करने से या तुम्हें देखने से कुशल जैसा ही हूँ। भवतो किम वयम अत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम, आप दोनों क्या यहाँ मुझसे यानी हमारे से कुशलता पूछने के ही योग्य हो? न पुनरतिथि जन्य समुचित कंठाश्लेष, अतिथि जन को जिस प्रकार गले लगाते हैं उसके लिए उचित नहीं है क्या? अर्थात राम के कहने का मतलब है कि आओ तुम मेरे से गले मिलो। ओ जब राम उन दोनों से गले मिलता है और बोलता है अहो अरे हृदय ग्राही स्पर्श, इनका छूना तो हृदय को छूने वाला है। तो उभो का अर्थ है दोनों यहाँ पे है लव कुश। राजासनम खलु एतत्, राम उसको क्या है आसन पर बैठने के लिए कहते हैं। तो वो दोनों कहते हैं नहीं नहीं, ये तो खलु निश्चय ही, यह तो राजा का आसन है, न युक्तम अध्यासुतम, इस पर बैठना, राजा के सिंहासन पर बैठना उचित नहीं है। तो राम उनको कहते हैं सव्यवधान, यानी मेरी गोद रूपी बाधा से आप बैठोगे, इस मेरी गोद रूपी बाधा के माध्यम से इस आसन पर बैठोगे तो तुम्हारे चरित्र का लोप नहीं होगा, अर्थात कोई आपकी बदनामी नहीं होगी। आगे देखते हैं इसके प्रश्न। एक पदेन उत्तर था, एक पद में उत्तर देना है एक शब्द में। कुश लवो कस्य कुशलम पृच्छति, कुश और लव किसकी कुशलता पूछते हैं? रामस्य, राम की या महाराजस्य। इत आर्य, इधर आओ आर्य, ऐसा कौन कहता है? विदूषक, ऐसा विदूषक कहता है। पूर्ण वाक्य में उत्तर, वयम अत्र कस्य बाजनम, हम सब यहाँ पर किसके बाजनम यानी पात्र हैं। वयम अत्र, हम यहाँ पर क्या किसके पात्र हैं? तो वयम अत्र कुशल प्रश्नस्य वाचनम, वयम अत्र कुशल प्रश्नस्य वाचनम। न पुनरअतिथि समुचित कंठाश्लेषस्य, पूर्ण वाक्य में उत्तर है तो इसका हम पूर्ण वाक्य में दे देंगे। फिर आगे देखते हैं।
अगला प्रश्न है राजासनम एतत् किमर्थम न युक्तम। राजा का यह आसन किस लिए उचित नहीं है? अध्यासितुम, बैठने के लिए। बैठने के लिए उचित नहीं है। अब ये भाषिक कार्य मतलब व्याकरणात्मक प्रश्न है। हृदयग्राही स्पर्श, दो शब्द, एक है हृदयग्राही, एक है स्पर्श। यहाँ पर विशेष्य पद हो जाएगा स्पर्श। अध्यास्तम सिंहासनम, बैठो सिंहासन पर। यहाँ पर क्रियापद क्या है? तो क्रियापद है अध्यस्ताम। अध्यास्ताम यानी बैठो। फिर आगे देखते हैं अथवा में इसके हैं, ये है प्रकृति सौहार्द शोभा वाले लेसन में से है। इसमें जब पशु पक्षी इस बात के लिए बहस कर रहे होते हैं कि कौन जंगल का राजा बनेगा, तो उसी क्रम में बात जब आगे बढ़ती है तो काका कौवा कहता है रे प्रभृत, अरे परायों द्वारा पाली जाने वाली, हम यदि तो संतति न पालयामी, यदि मैं तेरी संतान का पालन नहीं करता, तरी तो पुत्र कहाँ शु होवे पिक, तो कोई संसार में होती कहाँ। अतः हम एवं करुणा पर, इसीलिए मैं ही दयालु और पक्षी सम्राट काका, मैं पक्षियों का राजा कौवा हूँ। तो गज कहता है समीप्त एवं गच्छन, अरे पास से ही निकलते हुए जो हाथी है उसने कहा अरे 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 सर्व संभाषणम श्रवणेन हम, मैंने सारी बात सुन ली है और सुनकर अत्र आगच्छम, यहाँ मैं आ गया हूँ। हम विशाल का है, मैं बड़े शरीर वाला हूँ, बलशाली, ताकतवर हूँ और पराक्रमी और वीर भी हूँ। सिंह व श्यात अथ अन्य कोपी, शेर हो अथवा कोई दूसरा जंगली प्राणी हो, हिंसक प्राणी हो। वन्य पशुनम तुदंत, अगर वन के पशुओं को परेशान करते हुए, तंग करते हुए मैं देखता हूँ तो जंतु अहम, उस जंतु को मैं स्वसुंडेन, अपने सूंड से पोथयामी, घुमा करके मारी श्यामी, यानी पटक पटक के उसे मार दूंगा। किम अन्य को भी एतादृश पराक्रमी, क्या यहाँ पर उपस्थित तुम सब पशुओं में से मेरे जैसा कोई पराक्रमी है या इस तरह का पराक्रमी है? अतः अहम एव योग्यम वन राज पदाय, इसलिए जंगल का राजा बनने के लिए तो मैं ही योग्य हूँ। अब देखो प्रश्न समाधान करते हैं। एक पदेन में उत्तर देना है। पर भ्रत क, परायों द्वारा पाली जाने वाली कौन है? पिकहा। फिर क विशाल का है, कौन विशाल शरीर वाला है? गज, गज मने हाथी, गजह। फिर पूर्ण वाक्य में उत्तर है। आगे बढ़ते हैं पूर्ण वाक्य में। गज जंतुम कथम मारिष्यति, जो गज है हाथी को कैसे मार देगा? ये रहा इसका आंसर। सुंडेन पोथित्वा, स्वसुंडेन पोथित्वा, अपनी सूंड से स्वसुंडेन पोथित्वा, ये रहा स्वसुंडेन पोथित्वा, ये इसका आंसर आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। पूर्ण वाक्य उत्तर हो जाएगा। पूर्ण वाक्य उत्तर में गज जंतु खत्म, ये हो गया। वानर कश्य पुच्छम विदुये वृक्षों पर मारुति, बंदर किसकी पूंछ को घुमाकर पेड़ पर चढ़ जाता है? तो किसकी पूंछ को घुमाता है बंदर? गजस्य, हाथी की पूंछ को। अब व्याकरण पर क्वेश्चन है। करुणा पर काक, दयालु कौवा, दो शब्द है, विशेष्य पद हो जाएगा काक। हम संतति पालयामी, मैं संतान को पालता हूँ, यहाँ पर क्रियापद है पालयामी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। अब देखो इसमें ये क्वेश्चन नंबर 17 ये कहता है नीचे लिखे गए वाक्यों का वाक्यानि क्रम रहितानि संति, नीचे लिखे गए वाक्य क्रम रहित है तो उनको यथाक्रम में लिखना है। तो हम सीधा इसका पहले कर देते हैं शुरुआत यहाँ से। एकस्मिन वने एक सिंह अस्ति स्म, एक जंगल में एक शेर रहता था, तो ये हो जाएगा फर्स्ट पे।
फिर सेकंड आ जाएगा इसमें एकदा स जाले बद्ध, एक बार वो जाल में बंध गया। फिर आ जाएगा स संपूर्णम प्रयासम अकरोत परम बंधनात् न मुक्त, उसने बहुत कोशिश की लेकिन वह बंधन से यानी जाल से मुक्त नहीं हो पाया। फिर तब उसके स्वर यानी शेर की दहाड़ को सुनकर एक चूहा वहां आया, ये हो जाएगा 4 नंबर पे। फिर 5 पे आ जाएगा चूहे ने मेहनत से जाल को काट दिया, और 6 नंबर पे ये आ जाएगी शेर जाल से मुक्त होकर चूहे की प्रशंसा करते हुए चला गया। अब देखो इसके अथवा में दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है इसके अथवा में, ये मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से संस्कृत भाषा का महत्व, इस विषय पर 6 वाक्य लिखने हैं। तो देखो पहला वाक्य हो जाएगा संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा सर्वासां भाषाणां जननी अस्ति। संस्कृत भाषायां लिखिता वेदा उपनिषदा पुराणा अत्यंत प्रसिद्ध अस्ति। 4 लाइन हो जाएगी संस्कृत भाषा संगणकस्य कृते श्रेष्ठतमा भाषा अस्ति। संस्कृत संस्कृति च अस्माकं भारतदेशस्य प्रतिष्ठे अस्ति। संस्कृत भाषा वैज्ञानिकी भाषा अस्ति। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो या तो 18वें क्वेश्चन में खंड 10 शुरू हो गया है, भगवान राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय छात्र देव अस्ति। आप सरकारी आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय के देव नामक छात्र हैं और आपके घर पर भगिनी यानी आपकी बहन का क्या है विवाह है, तो आप अपने प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक के प्रति अवकाश के लिए छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। बांधा नहीं गया, आप 2-3 दिन जितने दिन की छुट्टी है उसके लिए प्रार्थना पत्र कर सकते हैं। तो इसमें हो जाएगा सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय बीकानेरम राजस्थानम, विषय भगिनी विवाह कृते अवकाशाय प्रार्थना पत्रम। महोदय अहम भवतां विद्यालये 10म्यां कक्षायां छात्रः अस्मि। मम भगिन्या विवाह या पाणिग्रहण संस्कार 13/4/2024 दिनांके निश्चितं जातम्। अहं वर यात्राया स्वागतं कर्तुम् इच्छामि, अतः दिनांक 13/4/2024 तः 16/4/2024 पर्यन्तं 5 दिवसस्य अवकाशं दत्त्वा माम् अनुग्रहीष्यन्ति। श्रीमन्तः स धन्यवाद भवताम् आज्ञापालकः शिष्य देव कक्षा 10वीं। और अथवा भवती सारिका, आप अपने आप को सारिका मानो और आप अपनी सखी सहेली के प्रति उद्यान में भ्रमण करने यानी बगीचे में घूमने के विषय में लिखे गए पत्र को मंजूषा में दिए गए पत्रों की सहायता से बढ़ना है। तो पहले हम मंजूषा में दिए गए शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। भोजनम यानी खाना, जना यानी बहुत से लोग, नमो नमः मतलब नमस्कार, नौका विहारम यानी नौका में नाव में घूमना, पशु पक्षी यानी बहुत सारे पशु और पक्षी, कुशलम यानी कुशल अच्छा होना, आनंददायकम यानी आनंद देने वाला, और कपोतः यानी कबूतर। अब हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे। प्रिय सखी गीते, प्यारी सहेली गीता, सादरम नमो नमः आदर पूर्वक नमस्कार। तो पहले में आ जाएगा नमो नमः। अत्र मैं यहाँ पर कुशलम कुशल हूँ, मैं यहाँ पर कुशल हूँ, तत्रास्तु और आप भी वहाँ कुशल हुए। है अहम उद्यान भ्रमणार्थम गतवती, कल यानी बीते दिन यानी कल, जो दिन कल 2 होते हैं, एक आने वाला और एक जो बीत चुका है।
तो बीते हुए दिन मैं बगीचे में घूमने के लिए गई, उद्याने बगीचे में पशु पक्षिण, बहुत से क्या थे, पशु पक्षी थे। आसन मतलब थे। तत्र वहां पर, जनहा वहां पर लोग इधर उधर, इतस्ततः मतलब इधर उधर घूम रहे थे। श्वेत सफेद रंग का कबूतर, कबूतर मतलब कबूतर वहां था। तत्र उद्याने वहां बगीचे में, जना लोग एकत्र इकट्ठे बैठकर, भोजनम खाना, भोजनम मतलब खाना, खादन तिष्म खा रहे थे। अहम मैंने, नद्याम यानी नदी में, नौका विहारम नाव में घूमना, मैंने नाव में विहार भी किया, कृतवती ने किया, उद्यान भ्रमणम बगीचे में घूमना मेरे लिए क्या था, आनंददायकम, आनंददायकम, आशीत मने था, बगीचे में घूमना मेरे लिए आनंददायक था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बहुधीय सखी आपकी सहेली सारिका, ये दिया हुआ है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अधः प्रदत्त नीचे लिखे गए चित्र को देखकर मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से अष्टवाक्यानि, 8 वाक्य आपको जंतुशाला किसे कहते हैं, चिड़ियाघर, जंतुशाला कहते हैं चिड़ियाघर के विषय में बनाना है। अथवा या फिर आप ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। ये मंजूषात उपयुक्त पदानि गृहीत्वा, मंजूषा में दिए गए उपयुक्त पदों को ग्रहण करके गुरु और शिष्य के बीच जो खेल के विषय में संवाद यानी वार्तालाप हुई है उसको पूरा करना है। तो सबसे पहले हम मंजूषा में दिए गए शब्दों के अर्थ देखेंगे। सह का अर्थ होता है साथ, करोषि यानी करता हूँ, बहुलाभों यानी बहुत ज्यादा फायदे, आवश्यकता यानी जरूरत, क्रीड़ांगण यानी खेल के मैदान में, क्रीड़ायाम यानी खेल में, अधुना यानी अब या इस समय, और अध्ययनम यानी पढ़ाई, अध्ययनम मतलब पढ़ाई। तो यहाँ किसके बीच बात हो रही है, गुरु और शिष्य के बीच। अब हम इसको फिल करना शुरू करते हैं। अध्यापक कहता है, हे प्रवीण तुम अत्र किम, तुम यहाँ, किम यानी क्या, करोषि यानी कर रहे हो, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये बात किसने पूछी, अध्यापक ने पूछी प्रवीण से। तो प्रवीण जवाब देता है, हे गुरुजी, अहम यानी मैं, किमपि न करोमि कुछ नहीं कर रहा हूँ, अधुना इस समय, मैं तो इस समय कुछ नहीं कर रहा हूँ। फिर अध्यापक कहते हैं, तरही गच्छ तो जाओ, तरही मन तो, गच्छ मने जाओ, तो मित्राणी तेरे दोस्त, तत्र यानी वहां पर, क्रीड़ांगणे खेल के मैदान में, क्रीड़ा मतलब खेल का और आंगन मतलब स्थान, क्रीड़ांगणे यानी खेल के मैदान में, क्रीडंती खेल रहे हैं, ते उन सब अपने दोस्तों के सह साथ, क्रीड यानी खेलो। तो प्रवीण कहता है, मम यानी मेरी, क्रीड़ायाम खेल में, मेरी खेलने में कोई रुचि नहीं है, तो मेरी खेलने में रुचि इच्छा नहीं है, अतः हम न क्रीडामी, इसलिए मैं नहीं खेलता हूँ। तो अध्यापक कहता है, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के लिए, करते यानी के लिए, खेलना हमारे खेल की हमारे जीवन में महती आवश्यकता भवती, बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो प्रवीण कहता है, यदि हम क्रीड़ाम ध्यानम दास्यामि, यदि मैं खेल में ध्यान दूंगा तो मेरा अध्ययन, तो मेरी पढ़ाई, अध्ययन किसे कहते हैं, पढ़ाई को, तो मेरी पढ़ाई में क्या आएगी, बाधा, मेरा अध्ययन बाधित होगा। तो अध्यापक कहता है, क्रीड़ाए स्वल्पम समय एव प्रयच्छ, खेल के लिए थोड़ा ही समय दो, अल्प समय भी, थोड़ा समय दिया गया खेल के लिए, थोड़ा समय भी, शरीराय शरीर को, बहुलाभम लास्ट वाले में आ जाएगा, बहुलाभम, बहुलाभम यानी बहुत ज्यादा बेनिफिट्स, फायदे, प्रादश्यति देता है। अब देखो 20वां क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, अधोलिखितेषु वाक्येषु, नीचे लिखे गए वाक्यों में
काश्चित चतुर्णाम। कोई 4 वाक्य ऐसे हैं जिनकी संस्कृत आपको अनुवाद करना है। तो मैं आपको यहाँ सबके बताऊंगी, लेकिन आपको 4 ही फिल करने थे। हम सब छात्र हैं, हम सबको संस्कृत में कहते हैं वयम। तो वयम यानी हम सब, चूंकि हम सब बहुवचन में, तो छात्राः और है के लिए आ जाएगा स्म। यहाँ पर अगर किसी ने अस्ति या संति कुछ भी किया है गलत, क्योंकि वयम टेबल में आता है 9 नंबर पे और स्म आता है 9 नंबर पे। फिर नदी के पास मेरा घर है, तो नद्याः समीपम। अब समीप का अर्थ होता है पास, तो समीपम के कारण नद्या में षष्ठी विभक्ति आई है। नद्याः समीपम, मेरो को कहते हैं मम, और घर उसको कहते हैं गृहम, नपुंसकलिंग शब्द है गृहम। अब घर एक ही है इसलिए आ गया अस्ति। थर्ड देखेंगे, गोविंद कल आएगा। गोविंद यहाँ पे कर्ता है, तो कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है, तो गोविंदः। कल, कल 2 होते हैं, एक बीता हुआ और एक आने वाला। तो यहाँ आएगा से पता चल रहा है ये आने वाला कल है, तो ये हो जाएगा श्वः। गमिष्यति जाएगा, उसके आगे आ उपसर्ग लगा देंगे, आगमिष्यति, तो हो जाएगा आएगा। वह जोर से हंसता है, वह को संस्कृत में कहते हैं सह, और जोर से एक अवयव है उसे कहते हैं उच्चई। उच्चई मतलब जोर से, और हंसने के लिए धातु आती है हंस, तो कर्ता के हिसाब से आ जाएगा हंसती। फिर आगे देखते हैं, वह घोड़े से गिरा। वह को कहते हैं सह। जिस वस्तु से अलग होते हैं या जिस स्थान से अलग होते हैं वहाँ पे पंचमी होती है, तो घोड़े को कहते हैं अश्व। अश्व में पंचमी कर देंगे अश्वात। घोड़े से गिरा, गिर पड़ा, भूतकाल की बात है इसलिए अपतत। गिर रहा तो वर्तमान काल लगाते, और गिरेगा तो भविष्य काल आता। तुम मेरे साथ पढ़ो, आज्ञा दे रहे हैं, तो तुम को कहते हैं त्वम। मेरे साथ, साथ आया है इसलिए सह, और सह जहाँ जाती है वहाँ तृतीया विभक्ति होती है मया। त्वम मया सह पठ। ये हो गया इसका समाधान। बच्चों, आज हमने संस्कृत का जो 10th का 2024 का पेपर है उसका समाधान किया। किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और फिर उसका समाधान होगा। धन्यवाद।